बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? फर्स्ट क्लास चल रहा है। स्टूडेंट कल लास्ट क्लास में हम लोगों ने शुरू किया था अपना एक मेजर सीरीज ऑफ क्वेश्चन जिसका नाम था अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, याद है ना? तो पार्टनरशिप जो मैंने स्टार्ट की थी, मैंने उसको थोड़ा सा ये बता दिया था कि ये हम लोग बेसिकली दो मेजर क्लासों में पढ़ेंगे। ये सेकेंड ईयर में भी चैप्टर हमारा चलता रहेगा और बी कंपार्टमेंट में भी हम ये पढ़ेंगे, राइट? दोनों जगह ही पढ़ रहे हैं, राइट? ओके। बहरहाल तो कल मैंने आपको ये बात बताई थी कि पार्टनरशिप की एक डिफिनेशन लिखवाई थी और जिसके ऊपर पूरा डिस्कस किया था। डिफिनेशन के बाद आपको समझ में आ गई होगी कि डिफिनेशन हमें क्या बता रही है, जिसकी बेस पे हमारा एक पार्टनरशिप स्टार्ट होता है। उसके अंदर ये बता देते हैं कि पर्सन्स होना चाहिए, राइट? उसका रिलेशन जो है हमेशा प्रॉफिट की बेस पे होना चाहिए। क्या वजह थी मैंने बताया था, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, एक नियत अच्छी रखते हैं तभी हम बिजनेस स्टार्ट करें। तो हमारी नियत क्या होती है? हमेशा प्रॉफिट बांटेंगे। तीसरी बात क्या बताई हमने कि उसको तमाम पार्टनर भी मिलके चला सकते हैं। और चौथी बात हमने क्या बताई स्टूडेंट, कि उन चारों या पांचों पार्टनर्स में एक पार्टनर भी काम कर सकता है। 12 फिर बात ये हुई थी कि पार्टनरशिप खैर सही है, वहाँ पे प्रॉफिट है। तो मैंने आपको जाते थे बताया था कि वो जो प्रॉफिट और लॉस भी तो हो सकता है, पार्टनरशिप में लॉस हो सकता है ना। तो लॉस के बारे में लेकिन हमारी बात हुई थी कि लॉस को कैसे शेयर करेंगे। तो फिर मैंने कहा था कि उसके लिए हम तमाम पार्टनर जब फाइनलाइज कर लेते हैं, आपस में डिस्कस कर लेते हैं, तो एक एग्रीमेंट साइन करते हैं। देखें, ये बात तो आप भी जानते हैं कि ऐसे ऐसे हालात हो जाते हैं कि रुपए पैसे की वजह से बड़ी बड़ी दुश्मनियां बन जाती हैं, सगा भाई आपस में लड़ जाते हैं, बिजनेस के अंदर होता है, बहुत सारा ऐसा चलता रहता है सिलसिला। तो इवन भाई भी बिजनेस करें आपस में मिलकर एग्रीमेंट में, और सॉरी पार्टनरशिप में, दोस्त करें, कजन करें, कोई भी करे, स्टूडेंट हमारा एक एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। उस एग्रीमेंट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है स्टूडेंट कि उस एग्रीमेंट में हम जो बातें लिखवाते हैं, फिर कोई पार्टनर बाद में उस बात से डिनाई नहीं करता, मुकरता नहीं है, राइट? उस पर कोई डिस्प्यूट पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी एग्रीमेंट, म्यूचुअल एग्रीमेंट के बाद ही हमने उस पॉइंट को एग्रीमेंट में शामिल किया होता है ना स्टूडेंट, राइट? तो इस वजह से हमारा जो एग्रीमेंट तैयार होता है उसमें तमाम पार्टनर्स की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, तभी उस पॉइंट को हम लिखते हैं। अब उसके बाद फ़ायदा ये होता है कि कभी भी कोई जो पार्टनर है हमारे एग्रीमेंट के अगेंस्ट नहीं जा सकता, राइट स्टूडेंट? अच्छा, जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनता है स्टूडेंट, तो वो उसको हम लोग पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं। सही स्टूडेंट? पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड कहते हैं इसको, राइट? एक ही बात है, आपने अक्सर सुना होगा, यार मेरा घर बिक रहा था, हो सकता है स्टूडेंट आपने सुना हो, तो जो घर बिकता है तो उसके बाद हमने एक सेल्स डीड बनाई थी, राइट? परचेज डीड बनाई थी। इस तरह डीड भी कहते हैं इसको, डीड और एग्रीमेंट एक ही चीज़ है। अच्छा, इस एग्रीमेंट में स्टूडेंट आप चाहें तो जो 5 पार्टनर हैं, 6 पार्टनर हैं, 4 पार्टनर हैं, आप चाहें तो अनलिमिटेड पॉइंट लिखवा सकते हैं। जिस पे आपको डर है, जिस पे आपको ये लगता है कि कल को ये डिस्प्यूट हो सकता है, कोई मसला हो सकता है, स्टूडेंट आप उस पॉइंट को अपने एग्रीमेंट में लिखवा सकते हैं, ताकि कल को उस पॉइंट के अगेंस्ट कोई ना जाए। लेकिन इस तरह से अगर हम लिखने बैठेंगे तो यकीनन सैकड़ों पॉइंट लिख देंगे और ख़त्म ही नहीं होगा। लेकिन चंद बेसिक पॉइंट बहुत ज़रूरी हैं हर पार्टनरशिप के लिए, उनका होना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो नहीं होंगे आपका एग्रीमेंट तैयार नहीं होगा। तो वो चंद बेसिक पॉइंट हैं, 7-8 पॉइंट, ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा मैं। 7-8 पॉइंट मेजर पॉइंट को मैं डिस्कस करूँगा जो आपकी कंपनी में, सॉरी आपके एग्रीमेंट में जिनका होना बहुत ज़रूरी है। लेट्स सपोज मैं स्टार्ट करता हूँ, पॉइंट मेरे साथ साथ देखते रहिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे साथ साथ। स्टूडेंट सबसे पहले हम लिखते हैं नेम ऑफ कंपनी, नेम ऑफ बिजनेस या नेम ऑफ कंपनी। कंपनी भी कह सकते हैं या नेम ऑफ बिजनेस भी कह सकते हैं। सही है स्टूडेंट? क्या है इसका मतलब? देखिए नाम क्यों लिखा है,
इस वजह रिकॉर्ड जब चार पार्टनर आपस में मिलके ये कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो यकीनन हमारे नाम के ऊपर भी झगड़ा आता है, क्योंकि एक साहब चाहते हैं कि मेरे बच्चे के नाम पे रख दो, वो बोलते हैं मेरी बेटी के नाम पे रख दो, यकीनन एक झगड़ा होगा। हर शख्स चाहता है अगर उसकी फैमिली के नाम पे रख दिया जाए या कोई उसके सर नेम के ऊपर कोई बिजनेस का नाम रख दें, ये झगड़े होंगे। तो फिर यही होता है कि किसी एक ऐसे नाम के ऊपर फाइनलाइज करते हैं जिसपे तमाम पार्टनर्स क्या होते हैं, एग्री करते हैं, सेटिस्फाई होते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। लेट सपोज, ये सपोज करने के लिए आपको बता रहा हूँ, उन्होंने लिखा, कंपनी का नाम लिखा ग्लोबल कॉर्पोरेशन, सपोज करें। अब ये ग्लोबल कॉर्पोरेशन कर दिया, एक जनरल नाम है ग्लोबल, आपको पता है। अब ये किसी का नाम तो नहीं है, तो इस पे तमाम पार्टनर्स सेटिस्फाइड हैं, राइट, अंडरस्टैंडिंग है, और उसके बाद नेम ऑफ कंपनी मेंशन कर दिया गया। क्लियर स्टूडेंट? तो हमने लिख दिया कि ग्लोबल कॉर्पोरेशन से कंपनी स्टार्ट हो रही है, और इसका एक फ़ायदा ये भी है स्टूडेंट, क्या बड़ा फ़ायदा है कि जब हमने कंपनी अपने एग्रीमेंट में लिख दी है तो अब हमने इस नाम से अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड भी करवा लिया। रजिस्टर करवा लिया तो इसका मतलब है पूरे पाकिस्तान में कोई भी हमारी कंपनी के नाम को चीट नहीं कर सकता, कोई और दूसरा ये नाम यूज़ नहीं कर सकता। हाँ, ग्लोबल कॉर्पोरेशन के साथ कुछ और लगा दे या न्यू ग्लोबल लगा दे, वो अलग बात है, लेकिन एग्जैक्ट ग्लोबल कॉर्पोरेशन यूज़ नहीं कर सकता। हम इस मामले में भी क्या हो गए, सेफ हो गए, राइट, सेफ हो गए कि अब हमारा नाम कोई मिसयूज नहीं करेगा। क्लियर है? तो नेम ऑफ कंपनी हमने बिजनेस लिख दिया पहले एग्रीमेंट में कि इस नाम से हम कंपनी स्टार्ट करें, तमाम पार्टनर्स पे एग्री हैं। फिर हमारे पास क्या हुआ स्टूडेंट, दूसरा पॉइंट क्या आ सकता है, कैपिटल ऑफ बिजनेस, कैपिटल ऑफ बिजनेस। अब हमें ये शो करना जरूरी है कि हमारे बिजनेस का टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए, राइट स्टूडेंट? ओके, कि कितने कैपिटल से ये कारोबार स्टार्ट हुआ, या बल्कि एक मिनट स्टूडेंट, ये पॉइंट बाद में लिखिएगा, पहले दूसरा पॉइंट लिख लें तो बेहतर होगा। अब ये पॉइंट आएगा सब ना हो, दूसरे में लिख दें, तरतीब ये ज्यादा बेहतर है, ये समझ लिखवा रहा हूँ, आगे पीछे पॉइंट हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तरतीब बेहतर यही है। नेम ऑफ पार्टनर्स, qualifications, NIC number and addresses। सही है स्टूडेंट? ये ज्यादा वैलिड पॉइंट पहले आएगा। तो हम अगले पॉइंट में ये मेंशन करेंगे कि हमारी ये कंपनी जो स्टार्ट हो रही है इसके जो तमाम पार्टनर्स के नाम क्या है, राइट, कि तमाम पार्टनर्स के बाकायदा नाम लिखे जाएंगे। जैसे सपोज करें ये नाम इस तरह से कॉलम बना लिए स्टूडेंट, हमने क्या कॉलम बना लिए, ये नेम का कॉलम है, ये क्वालिफिकेशन का कॉलम है, ये इनके NIC नंबर का है, और ये इनके एड्रेसेस हैं। तो नाम लिख दिया, सपोज करें अली नाम है, क्वालिफिकेशन MBBS है, राइट, NIC नंबर ये है और एड्रेस ये है। इस तरह करके जितने भी पार्टनर हैं, चार पार्टनर हैं, चारों पार्टनर की डिटेल आपको मेंशन कर दी गई, राइट स्टूडेंट? ये बाकायदा आपको एग्रीमेंट में दिख जाएगा कि ये पार्टनर हमारे काम कर रहे हैं। समझ में आ गई स्टूडेंट? इनका होना क्यों जरूरी है? देखिए एक सवाल ये भी आता है, स्टूडेंट पूछते हैं कि सर नाम लिखाने की क्या जरूरत थी, पार्टनर थे आपस में, बिल्कुल सही थे, लेकिन स्टूडेंट यकीन आपको विभाग पे तो यकीन करेंगे कि किसी का ईमान खराब होने में टाइम नहीं लगता, किसी की नीयत खराब होने में टाइम नहीं लगती, राइट? तो ऐसा हो सकता है अगर हम यहाँ पे नाम ना लिखाते, सपोज करें हम एग्रीमेंट में ये शो नहीं करते कौन पार्टनर है, क्या नाम है, कुछ नहीं शो करते, इनकेस कल को एक पार्टनर थोड़ी सी अपने किसी बड़ी उसकी वजह से, कहना चाहिए कि किसी पार्टी में हो गया, वो उसका किसी फोर्सेस से ताल्लुक है, मतलब थोड़ा सा उसका अपर हैंड हो गया, उसने क्या किया, अपने छोटे भाई को भी लाके बैठाना शुरू कर दिया बिजनेस में, छोटे भाई को बैठाना, और ये कहने लगा बाकी पार्टनर से ये भी हमारा पार्टनर है, पांचवा, ना पैसे लेकर आया ना इन्वेस्टमेंट आया, और उसने कह दिया 1 साल 2 साल के बाद ये छोटा भाई भी मेरा पार्टनर है। मुझे एक बात बताएं, क्या आप दूसरे पार्टनर होंगे तो क्या एक्सेप्ट करेंगे? ना वो पैसे लगा रहा है, ना कैपिटल लगा रहा है, ना कुछ नहीं कर रहा, और वो आपका पार्टनर बन जाए, कल को उसको प्रॉफिट आप देंगे, हिस्सा नहीं देंगे।
अगर वो किसी और तंजीम या किसी वजह से आप पे दबाव डाल रहा है, थोड़ी सी जिसे हम अल्फाज यूज़ करें बदमाशी कर रहा है, तो यकीनन अगर आपके देखें इस एग्रीमेंट में नाम नहीं थे तो यकीनन कल को अगर आप कोर्ट में जाते हैं, इस चीज़ के ऊपर लेके जाते हैं कि ये पार्टनर गलत आ रहा है, ये रस्सी कर रहा है, तो जब आप कोर्ट में ये पेश करेंगे अपना एग्रीमेंट, जब वहाँ पे नाम ही नहीं होंगे तो जज भी यही कहेगा यार मुझे क्या पता आप कितने पार्टनर हैं, हो सकता है ये पार्टनर हो, सही हो, बिल्कुल हो, आपने मेंशन नहीं किया। तो ये आपको सेव करता है, ये आपको इस बात से बचाता है कि जब आपने ये चारों पार्टनर के नाम लिख दिए, साइन इसके सबके मौजूद है, सिग्नेचर भी अगला कॉलम बना लें, सिग्नेचर का भी है, तो मुझे बताएं कल को जब कोई नया पार्टनर बगैर इसके इस तरह से आएगा तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप कोर्ट में जाएंगे, आप अपना एग्रीमेंट दिखाएंगे, जो रजिस्ट्रार जहाँ से हुआ है वहाँ पे शो करेंगे, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। तो इस वजह से स्टूडेंट बाकायदा हर पार्टनर की पूरी डिटेल आपके उसमें होना लाजमी है। नेम भी लिख दिया, एड्रेस भी लिख दिया, राइट। अब इसके बाद अब अगला वो पॉइंट लिख सकते हैं जो हम लिख रहे थे। अब हम लिखेंगे कंपनी का टोटल कैपिटल कितना है, कैपिटल ऑफ बिजनेस। ये जो कंपनी हमने स्टार्ट करी है स्टूडेंट, बेसिकली इसका टोटल कैपिटल कितना है, कितने कारोबार से स्टार्ट, कितने पैसे से कारोबार स्टार्ट किया गया है। एक मिनट चाय ले आओ स्टूडेंट। राइट स्टूडेंट, तो ये मेंशन भी करना है। जैसे सपोज करेंगे ये पूरा बिजनेस जो है, इन केस कह रहा हूं कि ये जो है वो 10 लाख से, यानी जिसको हम कहते हैं 1 मिलियन, राइट, ये 1 मिलियन कहलाता है। 10 लाख रुपए से स्टार्ट किया तो बाकायदा हमने मेंशन कर दिया कि ये हमारा कारोबार 10 लाख से स्टार्ट किया गया था। क्लियर है, मेंशन हो गया, कल को कोई झगड़ा नहीं होगा है 10 लाख से स्टार्ट हुआ था, ये भी सही है। लेकिन इसके बाद वाला पॉइंट भी बहुत जरूरी है स्टूडेंट। वो कौन सा पॉइंट जरूरी है, वो पॉइंट ये जरूरी है कि हमें बताना पड़ेगा कि अब हर पार्टनर ने कितनी इन्वेस्टमेंट करी है। चलिए 10 लाख तो टोटल कंपनी का पार्टनर वो है ना, कैपिटल। ये 4 पार्टनर, सपोज करिए 4 लोग आ रहे थे ABCD, चारों का टोटल अमाउंट 10 लाख मिलके आ रहा है। लेकिन अब ये बताना है कि ईच पार्टनर इन्वेस्टमेंट, ईच पार्टनर इन्वेस्टमेंट, राइट स्टूडेंट। तो अब हमें ये बात करनी है कि हर पार्टनर की इन्वेस्टमेंट कितनी है, ये दिखाना बहुत जरूरी है। बाकायदा ऐसे शो करना A, B, C और D, कि हर पार्टनर ने कितनी इन्वेस्टमेंट करी है। लेट्स सपोज अगर मैं इसको बिल्कुल सीधा सीधा लेके चलता हूं, यानी कि कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ये चारों पार्टनर जब आपस में मिले तो चारों ने कहा था हम एक जैसा काम करेंगे, एक जैसा पैसा लगाएंगे, एक जैसा प्रॉफिट कमाएंगे, सब कुछ एक जैसा करेंगे, तो सिंपल मेंशन कर दें। लेकिन ये बात जरूरी नहीं है कि किसी कारोबार में जो पार्टनर हो उनकी इन्वेस्टमेंट भी सेम हो, जरूरी नहीं है स्टूडेंट। डिपेंड करता है, कोई 10 लाख ला सकता है, कोई 15 लाख ला सकता है, कोई 20 लाख, जितना जिसके पास है वो ला सकता है, कोई मना नहीं होता। लेकिन मेंशन करना लाजमी होता है ताकि कल को कोई डिस्प्यूट ना हो। तो यहाँ पे फिलहाल चले हम इसको अलग तोड़ देते हैं। ए ने जो है इस कंपनी में 3 लाख रुपए लगाए, बी ने जो है वो 2.5 लाख रुपए लगाए स्टूडेंट, 2.5 लाख रुपए लगाए, और इसने भी 2.5 लाख रुपए लगाए, और इसने 2 लाख रुपए लगाए। तो अगर देखें ये जो है थोड़ा सा फर्क आ रहा है, तीनों चारों का थोड़ा थोड़ा फर्क है, राइट। तो ये चारों पार्टनर की इन्वेस्टमेंट मेंशन कर दी गई है। इसकी वजह भी क्या है, वही बात है, फिर अपने आप को सेव करना। कल को ऐसा ना हो कि अगर हमने एग्रीमेंट में ये हर पार्टनर की इन्वेस्टमेंट ना लिखाई हो और कल को कोई डिस्प्यूट हो जाए, अचानक पार्टनर जो है डी बोले मैं जाना चाहता हूँ, लाओ मेरे पैसे वापस करो, कितने देंगे भाई, कितने लगाए थे, 2 लाख, शो था। अगर ये शो नहीं होता वो कह देता कंपनी बहुत अच्छी चलने लगी, अब कंपनी के पास लाखों रुपया हो गया, करोड़ों रुपया कंपनी के पास हो गया, करोड़ों की बिजनेस चल रही है। अब वो कहता है मिलना तो चाहिए, लेकिन वो कहता है यार मैंने तो जो है वो 50 लाख रुपए लगाए थे कंपनी में, 50 लाख वो दे दो और बाकी मेरा प्रॉफिट मिला के जो है वो 60-70 लाख रुपए दे दो। क्या आप देंगे? आप बिल्कुल बोलेंगे यार तूने 2 लाख लगाए थे, बाकी आपको प्रॉफिट और दूसरा हिस्सा जरूर मिलेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट कितनी थी तेरी, 2 लाख, कहाँ लिखी है, लिखी नहीं है, तो वो तो मानना पड़ेगी कि 50 लाख है। तो इस वजह से आप सेव हो जाते हैं, सिक्योर हो जाते हैं पार्टनर आपस में, कि हर बात को मेंशन करते हैं अपने एग्रीमेंट में। तो हर पार्टनर की इन्वेस्टमेंट हमने शो कर दी कि यार इसने इतनी लगाई, कल को कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता, कल को अचानक 1 महीने के बाद ही डी बोल दे यार मैं छोड़ना चाहता हूँ, मेरे पैसा वापस कर दो, राइट। तो कितना वापस करेंगे, सीधी सीधी बात है, 2 लाख वापस करेंगे, इसके 2.5 लाख वापस करेंगे। तो ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। स्टूडेंट ये बात भी क्लियर हो गई है।
इसके बाद स्टूडेंट जो अगला पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूं वो लिखने जा रहा हूं ईच पार्टनर, या बल्कि शेप कर लें, शेप या फॉर्म ऑफ ईच पार्टनर इन्वेस्टमेंट। देखिए फॉर्म या मैं शेप लिख रहा हूं, यानी कि एक और पॉइंट भी लिख दें तो बेहतर होगा, बचत हो जाएगी। देखिए ये बात तो हमने लिख दी थी नंबर 4 पॉइंट में कि हर पार्टनर की कितनी इन्वेस्टमेंट है, वो बात तो हमने मेंशन कर दी है ना स्टूडेंट, उस पर तो कोई डाउट नहीं है कि एक ने 2 लाख लगाए, एक ने 2.5 लाख लगाए, समथिंग हर चीज हमने बयान कर दी है। लेकिन साथ में अगर ये बात भी लिख दें तो शायद बेहतर होगा आप लोगों के लिए कि वो जो 2 लाख रुपए लाया, वो जो 2.5 लाख रुपए लेकर आया, या वो जो 3.5 लाख लाया या 3 लाख लाया, वो किस शक्ल में लाया, उसकी शक्ल लिख दें, उसकी शेप लिख दें। देखें अब हमने वही किया, हमने या फिर अगला लिख दिया A B C और D। ए जो है वो 3 लाख तो लाया, ये तो लिखा कि 3 लाख की इन्वेस्टमेंट है, किस शक्ल में है, इसने 3 लाख कैश में लगाए थे, बिल्कुल लिख दिया। ये कितने लाया था, 2.5 लाख लाया था, 2.5 लाख रुपए में कैश नहीं लाया था, इसने 2.5 लाख में क्या दी थी, शॉप दी थी। जो शॉप जिसमें हम बिजनेस कर रहे हैं वो शॉप इसकी अपनी जाती थी, इसने ये शॉप बिजनेस को दे दी जिसकी कीमत 2.5 लाख की। तो मैं बिजनेस के लिए शॉप देता हूँ, मैं पार्टनर बन गया, बिल्कुल बन गए। इसके पास 2.5 लाख रुपए क्या थे, 2.5 लाख रुपए ये भी ला रहा था, लेकिन 2.5 लाख में क्या ला रहा था, ये कुछ फर्नीचर ला रहा था, एसी लेकर आया, राइट, कारपेट लाया, जो जो चीजें लेकर आया वो सब मेंशन कर दी कि 2.5 लाख जो तुम लाए थे, पैसे नहीं लाए थे, 2.5 लाख में तुमने फर्नीचर लगाया, फैन लगाया, एसी लगाया, कारपेट समथिंग। और जो डी जो है वो कितने लाया था, 2 लाख रुपए लाया, और 2 लाख रुपए की क्या लेकर आ गया स्टूडेंट, ये मर्चेंडाइज लेकर आ गया। इसके पास वो अशिया मौजूद थी, ये अपना बिजनेस पहले शायद चलाता था, उसी चीज का बिजनेस दोबारा स्टार्ट हो रहा है, तो इसने कहा मेरे पास 2 लाख रुपए का तो माल पड़ा हुआ है, बेचना तो है, खरीदना है, तो मैं यही दे दूं। लोगों ने बोला हाँ दे दो तुम, इससे स्टार्ट कर देते, तो इसने 2 लाख मर्चेंडाइज की शक्ल में दी है। तो ये बात भी मेंशन करना जरूरी है स्टूडेंट कि हर पार्टनर ने अपनी इन्वेस्टमेंट किस शक्ल में करी। राइट स्टूडेंट, क्लियर है, बात समझ में आ रही है? ओके, उसके बाद हम एक और पॉइंट लिख सकते हैं स्टूडेंट, या लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो, रेशो कह लो या परसेंटेज कह लो, सही है स्टूडेंट? तो ये पॉइंट भी लिखना जरूरी है। चले जी स्टूडेंट, तो बात समझ में आ गई है। अगला पॉइंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो। मैंने आपको जैसे कहा था हमारी जो डेफिनेशन थी उसके अंदर सिर्फ प्रॉफिट था शेयरिंग पे, याद है ना, मैंने कहा था वो नियत है। लेकिन यकीनन वो सवाल भी उठेगा कि सर लॉस भी हो सकता है, तो उस लॉस और प्रॉफिट के बारे में बांटना कैसे, वहां तो सिर्फ कहा था कि हम आ रहे प्रॉफिट बांटने के लिए इस कंपनी में तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं, क्योंकि हमारी नियत अच्छी थी। लेकिन यकीनन एक बात तो जरूरी है कि लॉस भी हो सकता है, और प्रॉफिट भी तो बांटना कैसे है, सही वहां तो सिर्फ लिखा था प्रॉफिट को शेयर करने के लिए आएंगे, कितने शेयर करेंगे, वो चीज हमें एग्रीमेंट में लिखानी होती है कि प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो या परसेंटेज, कि हर पार्टनर को हम चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस कैसे बढ़ेगा। मैंने कहा ना, देखें हर पार्टनर की इन्वेस्टमेंट अलग अलग थी, तो यहाँ पे मेंशन कर दिया ए ने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगाई थी, तो ए के हिस्से में 40% प्रॉफिट भी आएगा, लॉस भी आएगा। बी के हिस्से में जो है स्टूडेंट, सपोज करें आपके पास आ रही है 20%, 25%, कितने हो गए, 60, 70, 80, 85, 15%। तो ये रेशो बना दी गई है, या ये परसेंटेज कह लें, एक ही बात है। ये हमने मेंशन कर दी कि हर पार्टनर जो है वो अपना प्रॉफिट और लॉस इस रेशो से लेगा, यानी कि ए जो है वो 40% लेगा, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो। प्रॉफिट और लॉस दोनों की बात करते हैं, प्रॉफिट होगा तब भी 40% मिलेगा, लॉस होगा तब भी मिलेगा। बी को 20%, 25 और 15%। समझ में आ गई? बहुत जरूरी है स्टूडेंट, अगर ये चीजें ना हो एग्रीमेंट में तो एग्रीमेंट बाद में जाके बहुत सारे डिस्प्यूट हो सकते हैं, फटे हो सकते हैं, तो उन सब से बचने के लिए अब कोई परेशानी करेगा, जितना प्रॉफिट होगा चारों में इस हिसाब से बांट दिया जाएगा। राइट स्टूडेंट, 2-3 पॉइंट और मैं लिखवाता हूँ ताकि इसको भी फाइनलाइज करें अपने एग्रीमेंट को। इसके अलावा स्टूडेंट हम ये भी मेंशन कर सकते हैं क्या कि
7 पॉइंट आई थिंक 6 हो गए थे। 7 में हम ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट क्या कि न्यू पार्टनर एडमिशन, यानी कि हम ये भी मेंशन करते हैं कि कल को अगर हमें नए पार्टनर की जरूरत पड़े, 4 तो है, कल को पैसा खत्म हो जाए और कोई मसला हो तो हम नए पार्टनर को अपनी कंपनी में शामिल कर सकते हैं। ये भी हमने एग्रीमेंट में सबकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से लिखवा दिया। कल को कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, कल को ये ना हो कि अगर हमें जरूरत पड़े तो एक पार्टनर या 2 पार्टनर खड़े हो जाए, नहीं हम नहीं चाहते 5वां लाना, क्योंकि आज उनकी मर्जी से लिखवाया जा रहा है कि नया पार्टनर आएगा तो यहाँ पे मेंशन होगा वो किस मेथड से आएगा, किस कंडीशन से आएगा, सब मेंशन कर देंगे, राइट। नंबर 8 पे हम यहाँ लिखेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। जैसे एक पार्टनर नया आ सकता है तो इस तरह से पुराना पार्टनर में से कोई पार्टनर कंपनी छोड़ के जा भी सकता है, जा सकते हैं ना स्टूडेंट। तो जब कोई आ सकता है तो कोई पार्टनर जा भी सकता है स्टूडेंट, राइट स्टूडेंट। तो रिटायरमेंट का मतलब है छोड़ देना कंपनी को, उसकी वजह कोई भी हो तो इंशाल्लाह जब सवाल पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा स्टूडेंट। फिलहाल रिटायरमेंट अगर कोई पार्टनर होना चाहे तो बिल्कुल इजाजत है, लेकिन उसके लिए भी हमने एग्रीमेंट में मेंशन कर दिया कि इस तरह से रिटायर होगा, यहाँ मेंशन कर दिया। नंबर 9 पे हमने लिख दिया डेथ ऑफ पार्टनर। डेथ ऑफ पार्टनर ये भी तो हो सकता है। डेथ तो आपको पता ही हमारे आपके हाथ में नहीं है, डेथ किसी की भी हो जाए अचानक तो उसके ऊपर पार्टनर क्या होगा, मतलब किसी की डेथ हो जाए पार्टनर की तो किस तरीके से उसको डील करेंगे, उसकी फैमिली को कितना पैसा देंगे, जो सब कुछ है सब मेंशन कर दिया। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, सही है। डिसोल्यूशन मतलब खत्म कर देना, मैंने पहले ही बताया था आपको, लिखवाया सवाल डिसोल्यूशन खत्म किया, मतलब हम ये भी मेंशन कर रहे हैं कि ये कंपनी को कितने अरसे के लिए हमने चलाना है, रन करना है, और इसमें मेंशन कर दिया कि 5 साल के लिए बनाई है, 10 साल के लिए बनाई है, 20 साल के लिए बनाई है, कैसे खत्म करेंगे, अगर ऐसा हुआ तो खत्म करेंगे, इतने लॉसेज हुए तो खत्म करेंगे, ये मसला हुआ तो खत्म कर देंगे। अगर डिसोल्यूशन करना है तो वो भी मेंशन कर देंगे अपने पॉइंट में, राइट स्टूडेंट, समझ में आ गई। ये बड़े मैंने मोटे मोटे यानी कि मेन पॉइंट मेंशन कर दिए इसमें। मैंने कहा ना इसकी लिस्ट और भी बना सकते हैं आपके ध्यान में, जो भी आ रहा है कि ये पार्टनर इतने महीने छुट्टी करेगा, इस दिन छुट्टी करेगा, ये पार्टनर इस वक्त आएगा, टाइम का, छुट्टियों का, इसका उसका, आपके जहन में 50 पॉइंट आ सकते हैं। आप हर पॉइंट को अपने एग्रीमेंट में लिखा सकते हैं, कोई मना नहीं है, लेकिन ये मेजर पॉइंट होते हैं जो आपको हर पार्टनरशिप में जरूर मिलेंगे, राइट स्टूडेंट। तो ये बात तो समझ में आ गई है। अब स्टूडेंट मैं अपने पहले सवाल की तरफ मूव कर रहा हूँ, राइट। चलिए जी स्टूडेंट, तो ये हमारा एग्रीमेंट भी समझ में आ गया आप लोगों को कि किस तरह से एक पार्टनरशिप का एग्रीमेंट बनाया जाता है। स्टूडेंट अब हम बाकायदा अपने पहले सवाल को स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में आज की क्लास में सुन लेते हैं कि पहला सवाल जो है वो याद होगा मैंने लिखा था, फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप। तो ये हमारा अकाउंटिंग के पॉइंट्स अब हम बात करने जा रहे हैं कि हमारी अकाउंटिंग में आज जो पहला चैप्टर है पार्टनरशिप का, उसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप, राइट स्टूडेंट। फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, ये आपको पता है क्या मतलब होता है, स्टार्ट करना, राइट। कि 2 लोग या 2 से ज्यादा लोग जब एक कंपनी को स्टार्ट करते हैं, बिजनेस को, उसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप। स्टूडेंट यहां पे हम चंद बातें करेंगे कि फॉर्मेशन के लिए हमारे पास क्या चीजें जरूरी हैं। देखिए जब कोई कंपनी, जी स्टूडेंट, तो मैं ये कह रहा था कि फॉर्मेशन में बेसिकली आप सपोज करें मैं अभी फिलहाल 2 पार्टनर से स्टार्ट कर रहा हूं, ए और बी, ये दोनों कारोबार स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि फॉर्मेशन में जब 2 पार्टनर आपस में मिलते हैं, या और भी ज्यादा मिल सकते हैं, आपको पता है लिमिट कहां है, ये सब बता चुका हूं, लेकिन फिलहाल हम अभी 2 को लेके चल रहे हैं। अगर 2 पार्टनर आपस में कारोबार स्टार्ट कर रहे हैं तो उन दोनों के दरमियान में रिलेशन बता रहा हूं किस तरह के हो सकते हैं। देखिए हम यहां पे लिख रहे हैं कि नंबर 1 पे both partners are new investor, right।
यानी कि एक एक बात डिस्कस करते हैं जाता है। यानी कि हमने पहले पॉइंट क्या किया, बोथ पार्टनर और न्यू इन्वेस्टर, यानी कि ये दोनों पार्टनर आपस में इन्वेस्टर आके बिजनेस बना रहे हैं, पार्टनर बन रहे हैं, एक कंपनी को स्टार्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप में, तो वो दोनों न्यू इन्वेस्टर है। यहाँ न्यू इन्वेस्टर का मतलब क्या है स्टूडेंट, कि ये जो ए है ये भी अपने साथ सिर्फ क्या ला रहा है, कैश, और बी भी क्या ला रहा है, इनके पास सिर्फ कैश मौजूद है। अब ये दोनों न्यू इन्वेस्टर ऐसे हैं कि इन्होंने जिंदगी में कभी भी कोई बिजनेस नहीं किया है। हो सकता है ए ने जो है वो जिंदगी भर जॉब करी हो ऑफ कोर्स, और जॉब के बाद रिटायरमेंट के बाद इसके बाद पैसा आ गया हो, राइट। अब ये यकीनन चाहता है कि जिंदगी तो और भी चलानी है, इस पैसे को इस्तेमाल करे, यूज करे, ओके। तो ये इसके बाद कोई एक्सपेंस, नया इन्वेस्टर है, बिल्कुल नया पैसा लेके आ रहा है। और जो बी है स्टूडेंट, वो भी क्या कर रहा है, वो भी कैश ला रहा है। क्यों? क्योंकि हो सकता है ये भी बाहर जॉब करके आया हो, दूसरे मुल्क से आया हो, पाकिस्तान में आया हो, पैसा तो लाया है, लेकिन अब यकीनन चाहता ये है कि इसका पैसा अगर रखे रखे, आपको पता है कहते हैं ना कानून का खजाना भी खत्म हो जाता है, तो ये भी सोचने लगा पैसा रखूंगा तो खर्च हो जाएगा, कहीं ना कहीं इसको इस्तेमाल करूं ताकि मुझे क्या हो सके, इसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ मिल सके और मैं अपनी लाइफ और फैमिली को चला सकूं। तो ये भी कैश आया, ये भी कैश, यानी कि कहना मकसद ये है न्यू इन्वेस्टर का स्टूडेंट कि इन्होंने इससे पहले कभी जिंदगी में कोई बिजनेस नहीं किया था, पहली दफा इन्वेस्ट करके एक नया कारोबार स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस शक्ल में भी पार्टनर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, समझ में आए। अच्छा, अगर हम इसको दूसरी शक्ल में देखें, दूसरी शक्ल में देखें स्टूडेंट, तो वहां हम लिखेंगे one partner is old investor and other is new investor। सही है स्टूडेंट। यहां पे आप क्या करें, ए और बी के दरमियान रिलेशन ऐसा बना रहे हैं कि एक पार्टनर जो है वो ओल्ड इन्वेस्टर है और दूसरा जो है वो न्यू इन्वेस्टर। मतलब समझ गए होंगे एक आप क्या, फिर भी समझा देते हैं कि ए जो है ये ऑलरेडी एक बिजनेस मार्केट में चला रहा है, इसका एक बिजनेस चल रहा था, राइट, ऑन गोइंग है, चला रहा है, लेकिन अकेला मालिक था। तो कौन सी नेचर, अगर मैं बिजनेस की नेचर पूछूं तो यकीनन क्या होगी, ये कहलाती है सोल प्रोप्राइटरशिप, अकेला बिजनेस था, चला रहा था। इसका एक दोस्त आया, कजन आया, कोई भी भाई आया, बी बाहर से पैसा कमा के लाया, या जॉब, वही बात है, रिटायरमेंट हुआ, पैसा मिला लाखों में, अब वो चाहता ही है कि यार मैं किसी तरह बिजनेस में लगा दूं, लेकिन उसको एक ये डर है कि यार मुझे तो कभी जिंदगी में बिजनेस किया नहीं है, मैं अपने पैसे को ऐसा ना हो कि मैं पैसे की मतलब क्या कर दूं, नुकसान में चला जाऊं, लॉसेज हो जाओ, मैं तब दुनिया में सब मतलब मेरी हमेशा प्रॉब्लम आ जाए। यानी कि जो पैसा मुझे रिटायरमेंट में मिला है बाहर से कमा के लाऊं, इसी की बेस में बिजनेस करना चाहता हूं, लेकिन डर मुझे ये है कि मैंने अगर खुद से बिजनेस स्टार्ट किया तो हो सकता है लॉसेस की वजह से मेरा ये पैसा भी चला जाए और मैं पाई पाई को मुताज होता हूं, होगा ना। तो उसने क्या किया, अपने एक दोस्त, अपने कजन या जो भी रिलेटिव है जो ऑलरेडी बिजनेसमैन है, मार्केट में चला रहा है, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, इसने आगे स्टडी करा तो बहुत अच्छा चला है, इसने जाके एक ऑफर किया बी ने कि कहा ये कि यार मैं चाहता हूं कि मैं आपके पार्टनर, बिजनेस का पार्टनर बनना चाहता हूं, राइट, मुझे बताओ मैं कितना पैसा लेके आऊं कि आपका पार्टनर बन जाऊं, राइट, और फिर मैं भी आपके साथ शेयरिंग करूं, प्रॉफिट और लॉस में काम करूं एक साथ। अगर डिपेंड ये भी करता है, अगर एक को इतराज नहीं है, वो भी चाहता था कि कोई एक और बंदा आ जाए, पैसा आ जाए, इन्वेस्टमेंट लग जाए तो कारोबार और बढ़ जाएगा, तो उसने कहा सही है, तुम अपने साथ लेट्स सपोज 50 लाख रुपए लेकर आ जाओ, राइट, ये 50 लाख रुपए ले आओ तो कल से तुम मेरे पार्टनर बन जाओगे, राइट, ओके। तो ये भी एक कंडीशन है कंपनी यानी कि पार्टनरशिप की फॉर्मेशन की, ये भी फॉर्मेशन कहलाएगा। अब लोगों से बिजनेस तो चल रहा था, बिल्कुल चल रहा था, जब वो अकेला चला रहा था स्टूडेंट, तो इसे हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। लेकिन जिस दिन इसने पैसे इन्वेस्ट किए तो अगले दिन से इसी बिजनेस का नाम क्या हो गया, यही कल से बन गई, कहलाएगी आज से ये बन गई पार्टनरशिप। समझ में आई स्टूडेंट। तो फॉर्मेशन ऐसे भी हो सकती है, ओल्ड पर इन्वेस्टर का मतलब था कि ये ए ऑलरेडी बिजनेसमैन था, कारोबार चला रहा था, और बी ने आके सिर्फ कैश लाके इसमें इन्वेस्ट करके अपने आप को पार्टनर बना लिया। तो इस तरह से भी पार्टनरशिप की क्या हो सकती है, फॉर्मेशन हो सकती है। और अगर हम तीसरा रिलेशन देखें स्टूडेंट, तो तीसरा रिलेशन क्या है स्टूडेंट, तीसरा रिलेशन ये है हमारा बोथ पार्टनर्स
आर ओल्ड इन्वेस्टर। अब दोनों में ओल्ड इन्वेस्टर कह रहा हूं, बात तो समझ गए होंगे आप लोग। क्या कहना चाह रहा हूं कि ये दोनों पार्टनर हैं स्टूडेंट, ये दोनों के दोनों, लेट्स सपोज ए, ये भी ऑलरेडी कंपनी में बिजनेस, सॉरी मार्केट में बिजनेस चला रहा है, और बी भी जो है वो ऑलरेडी बिजनेस चला रहा है, अपना अपना पर्सनल बिजनेस चला रहे हैं। ये दोनों सोल प्रोप्राइटरशिप की शक्ल में बिजनेस चला रहे हैं, लेकिन इत्तेफाक से इन दोनों का बिजनेस नेचर और बिजनेस एक ही है, एक ही काम करते हैं। किसी चीज का भी कारोबार है, गारमेंट्स का है, मोबाइल का है, कंप्यूटर का है, लेकिन एक ही जैसा बिजनेस करते हैं। इन्होंने आपस में दोस्ती की, इन्होंने सोचा यार हम लोग अलग अलग बैठे हुए हैं, कस्टमर कर जाते हैं, कुछ मेरे पास, कुछ तेरे पास, कुछ तीसरे के पास चले जाते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ माल होता है, तेरे पास कुछ माल होता है, लोग घबराते हैं, फिर ऐसी दुकानों को तलाश करते हैं या सब कुछ मिल जाए। तो ये मेरे पास भी अच्छा खासा माल है, तेरे पास भी है, तो क्यों ना मिलके हम अपने बिजनेस को एक कर लें, और फिर कस्टमर्स को एक रेंज मिल जाएगी, हर वैरायटी हमारी दुकान से, हमारे बिजनेस से मिल जाएगी, कोई कस्टमर कहीं और नहीं जाएगा। लेकिन दोनों को समझ में आया, दोनों ने अपने चलते हुए बिजनेस को मिला लिया, अगले दिन से दोनों बिजनेस एक हो गए। तो जिस दिन ये दोनों बिजनेस एक हुए, वो भी हमारी मिलाएगी फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप। सही है स्टूडेंट। लेकिन उसके अंदर मैंने सिर्फ इसी रिलेशन बताया कि दोनों ओल्ड इन्वेस्टर हैं, ये दोनों ऑलरेडी बिजनेसमैन थे, आज उन्होंने अपने सोल प्रोप्राइटरशिप से मूव करके पार्टनरशिप में चले गए। आई समझ में स्टूडेंट। तो इस तरीके से हमारे पास तीन तरह के पार्टनर की रिलेशन हो सकती है। समझ में क्लियर आई स्टूडेंट जी? ये बात तो क्लियर हो गई कि इस तरह की रिलेशन हो सकती है पार्टनर में। अब स्टूडेंट मैं जो बात लिखने जा रहा हूं, चाहे हमारे पार्टनर दोनों न्यू हो, राइट, दोनों ओल्ड हो, या एक नया या एक पुराना हो, हमारी अकाउंटिंग जो ट्रीटमेंट होगी, जिसे हमें पढ़ना है, यानी हम पढ़ रहे हैं, हम सिखाएंगे आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो होगी स्टूडेंट, वो फॉर्मेशन के लिए हर तरह के रिलेशन का पार्टनर हो, फॉर्मेशन को अकाउंटिंग के पॉइंट से जो सॉल्व करेंगे वो एक ही शक्ल में करेंगे, राइट स्टूडेंट। तो देखिएगा यहां पे हम जो बात लिख रहे हैं, आप भी लिखिएगा, या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अल्फाज आगे पीछे हो जाते हैं। तो हम ये बताने जा रहे हैं कि हम अब अकाउंटिंग में करेंगे। ये सब थ्योरी पढ़ा रहा था मैं, अब तक थ्योरी पढ़ रहा था, लेकिन इसके बगैर भी आपका चारा नहीं है, जब तक थ्योरी समझ में नहीं आती आपको कुछ समझ में नहीं आता। तो अब हमारा ये काम शुरू होगा कि हमने क्या काम करके देना है एज अ स्टूडेंट या एज अ टीचर। मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, जो हमें सॉल्व करना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ा रहा हूँ। तो स्टूडेंट हमारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, सिर्फ मेजर दो काम होंगे। आज हम ये दो काम लिखने हैं, जी स्टूडेंट। सिर्फ हमारा पूरा सवाल जो है, पूरा फॉर्मेशन का सवाल जो है वो कंप्लीट आता है सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर हमें दो काम करने होंगे, तीसरा कोई काम नहीं करना। यही हमारी ट्रीटमेंट है अकाउंटिंग के स्टूडेंट, राइट। क्या है आपके सामने कि हमने पहला काम क्या करना है स्टूडेंट, पास जर्नल एंट्रीज ऑफ ईच पार्टनर इन्वेस्टमेंट सेपरेटली, राइट स्टूडेंट। यानी कि आपने पहला काम ये करना है कि आपके कारोबार में जितने भी पार्टनर आ रहे हैं, 2, 4, 6, हर पार्टनर यकीनन अपने साथ कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट ला रहा होगा, पैसे लगाने के लिए लेकर आ रहा होगा, ये चीजें ला रहा होगा, जो कुछ भी अपने साथ लेकर आ रहा है। तो आपने पहला काम ये करना है कि हर पार्टनर की आपने अलग अलग सेपरेट एंट्री बनानी है उसकी इन्वेस्टमेंट से। अगर 4 पार्टनर है तो 4 एंट्रीज अलग बनेंगी, 10 पार्टनर है तो 10 एंट्रीज अलग बनेंगी, राइट स्टूडेंट।
हर पार्टनर की सेपरेट एंट्री आपने बनानी है। एक काम ये करना है और दूसरा बड़ा सिंपल, उसके बाद आपने बनानी है पार्टनरशिप की बैलेंस शीट। इनिशियल का मतलब होता है इब्तिदाई, जैसे कंपनी स्टार्ट करते हैं, ये तरीकेकार होता है अकाउंट्स का कि कंपनी स्टार्ट करते ही आपने अपनी एक बैलेंस शीट भी बना के रख लेना है कि हमारे पास टोटल क्या क्या चीजें मौजूद थी स्टार्ट में, जो हमारी बैलेंस शीट में शो हो रही होती है। राइट स्टूडेंट, तो दो काम हमें करना है इस सवाल में, जनरल एंट्रीज बनानी है पार्टनर की अलग, वो सेपरेट बनेगी, लेकिन बैलेंस शीट एक होती है, वो किसी पार्टनर की नहीं होती है। बैलेंस शीट हमेशा पार्टनरशिप पूरी कंपनी की एक होती है, उसी में तमाम पार्टनर की इन्वेस्टमेंट मर्ज होके आ जाती है। राइट स्टूडेंट, जो इंशाल्लाह मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। फिलहाल तो ये दो बातें समझ में आ गई हैं। अब हमारी कंपनी के पार्टनर आपस में नए हो पुराने हो, एक जैसे दोनों नए हो दोनों पुराने हो, जो भी कंडीशन हो, जो भी रिलेशन हो, हमारे अकाउंटिंग के पॉइंट से ये दो काम ही करना है, जनरल एंट्रीज एंड बैलेंस शीट। समझ में आ गई स्टूडेंट? इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्लास में मैं बाकायदा इसकी ये सवालात करवाऊंगा। राइट, इसकी आपको मैं फॉर्मेट बनाऊंगा और इंशाल्लाह प्रॉपर वे में सवाल शुरू कर देंगे। तो तैयार रहिएगा अगली क्लास के लिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, खुदा हाफिज।